हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है आईटीआई के बाद क्या करना चाहिए। ये वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो मेरे अनुभवों से, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए सही होंगे। सिर्फ मैं उन बातों को, उन सलाहों को आपको दूंगा, पर ये कोई बाध्यता नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपको मेरी ये सिर्फ सलाह है, इनको मानना आपके लिए बाध्यता नहीं है, क्योंकि आपको वो करना चाहिए जो आपके इंटरेस्ट की बात हो। अब ये अलग बात है कि आपको यही ना पता हो कि हमारे इंटरेस्ट क्या हैं। आखिर नहीं, हमें पता है। इंटरेस्ट वो होते हैं कि जब भी हमें मौका मिले तो हम अपनी रुचियां जो होती हैं वो करने लगते हैं, और अगर हमें मौका नहीं मिल रहा है तो भी हम वो मौका ढूंढ के लाते हैं कहीं से कि उन रुचियों को, उन इंटरेस्ट को हम करें। किसी को पेंटिंग करने का शौक होता है, किसी को गाना गाने का शौक होता है। आपने अपनी मनपसंद आईटीआई ट्रेड ली थी ना, फिर ज़्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आपको तो मौका मिला था, तो उस मौके का उपयोग क्यों नहीं किया? उस समय लग रहा था आपका इंटरेस्ट है उस ट्रेड में, आज वो ट्रेड अनजानी सी क्यों लग रही है आपको? तो अब यहाँ के बाद जागना होगा और इनको अपनी रुचियाँ बनानी होंगी। ऐसा नहीं है कि रुचि हम डेवलप नहीं कर सकते, 21 दिन लगते हैं किसी एक नए हैबिट को शुरू करने में, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि इसको बहुत पॉजिटिव फीडबैक की तरह आप इस वीडियो में बताए गए सलाहों को लें, क्योंकि इस पर ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें वो हों जो आप सुनना चाह रहे हैं। कुछ स्मार्ट गोल्स सेट करने हैं, स्वॉट एनालिसिस करके किसी डिसीजन पे पहुंचना है, इस वीडियो का वो मकसद है। और बहुत सारी बातें हम सीख भी सकते हैं ना ये चर्चा करते हुए। आलोचनाएं, आपका स्वागत है आलोचनाओं का। अगर आपको मेरी किसी बात से कोई आपत्ति है तो आप कमेंट्स पे लिख सकते हैं, लेकिन तर्कों के साथ लिखना। कुछ फैक्ट्स होंगे, अगर वो फैक्ट्स आप झुटला सकें या उन बातों को नकार सकें तब हम उस बारे में बात कर सकते हैं। तो ये कहने के बाद मुझे ये कहने में बिल्कुल कोई परहेज़ नहीं है कि वो अंतिम पड़ाव जो आसान था और शायद बहुत कम पैसों में या फ्री था, वो आईटीआई पूरा करके वो पड़ाव ख़त्म हुआ। इसके बाद आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट में आना पड़ेगा। हालात, परिस्थितियाँ आपको टेस्ट करेंगी, और इस बात को याद रखना कि परिस्थितियाँ निर्दयी होती हैं, वो रहम नहीं करती हैं। सो हमें तैयार होना पड़ता है, और इसमें घबराने की इसलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सब लोग इसी रास्ते से आए हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये एक नेचुरल है और हमें इसको बहुत पॉजिटिव लेना होता है। तो अभी तक तो हम इस आसान पड़ाव तक आते आते पानी को किनारे पे बैठ के छप छप कर रहे थे। अब पानी नाक के अंदर और मुंह के अंदर जाएगा। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और डुबकी लगाते हैं, तैरना सीखते हैं। गुड़ होगा थोड़ा सा, पर सीख जाएंगे तैरना, ठीक है। 2022 में फ्रेश पास आउट हुए हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। 2018 से 2021 के बीच में जो पिछले 3 साल में पास आउट हुए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। और जो 2018 से पहले पास आउट हैं और अब तक उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, ये वीडियो आप लोगों के लिए भी है। 2022 वाले अपने आप को कटी पतंग जैसा मान रहे हैं कि अब तक तो सब कुछ प्रेशर था, कुछ काम था, पढ़ाई थी, अब क्या करें। ऐसा हो सकता है कि कुछ को वो निर्णय लेने में परेशानी हो रही है। 2018 से 2021 के बीच वाले जो हैं, उनका डर अब बढ़ रहा है अगर आपने कोई काम करना शुरू नहीं किया। और 2018 से पहले वाले जो बचे हुए छात्र हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं करना शुरू किया है, उनको अब तक समझ नहीं आ रहा है, उनकी तो उम्मीदें भी ख़त्म हो रही है ना। क्यों? आईटीआई का सर्टिफिकेशन भी हो गया, रोज़ाना जॉब्स भी आ रही हैं, रेलवेज, बीएचईएल, डीआरडीओ। यूट्यूब और फेसबुक पे आप नहीं पढ़ रहे हैं तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना। उनको कॉल करते हैं, उनको कांटेक्ट करते हैं तो वो पैसे मांगने लगते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों हमारी परेशानियां हैं? जब इतने सारे अवसर हैं, सर्टिफिकेशन भी पूरा है, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे बच्चे? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, और ये वीडियो सबके लिए है भी नहीं। अगर आपके गोल्स, आपका विजन क्लियर है, वो क्लियर है या नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये क्लियर है, तो अभी आपको मेरी बात इस वीडियो में समझ में नहीं आएगी। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो एक जेन्युइन और सीरियस एक सलाह चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। हम धीरे धीरे इस वीडियो को बिल्ड करेंगे और हर कोर्स या हर अवसर की हम चर्चा करेंगे, उसके फ़ायदे और नुकसान की बात करेंगे, और आपको वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके पूरे गेम को समझेंगे और सारे पहलुओं को इसके समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी कुछ बच जाएगा तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और जैसा मैंने इससे पहले भी बताया था आपको कि इसको बहुत पॉजिटिव लेना। हम कोई डरने के प्रोसेस में नहीं है, और ना आप इस नतीजे पे पहुंच जाना कि आईटीआई क्यों की, क्योंकि एक सवाल इसके साथ पैरेलल चल रहा है कि अगर आईटीआई ना करते तो क्या करते। इस वीडियो में मुझे ना चाहते हुए भी कई कोर्सेज को आपके लिए थोड़ा कम अच्छा विकल्प और कुछ अफसरों को कुछ ज़्यादा अच्छा विकल्प कहना पड़ रहा है। ये इसलिए नहीं कि मैं किसी कोर्स को कम या किसी कोर्स को ज़्यादा आंकता हूँ,
जिन छात्रों की ITI पूरी हो गई है, मैं सिर्फ उन छात्रों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरे अनुभव और मेरे नज़रिए से आपके लिए क्या सही रहेगा सिर्फ मैं वो सलाह देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन हमारे पास आता है ग्रेजुएशन का। अगर आपने 12th की हुई है या 10th प्लस 2 साल की ITI की हुई है तो आप ग्रेजुएशन तो कर सकते हैं, पर ग्रेजुएशन सिर्फ वो छात्र करें जिन्हें स्नातक के किसी खास कोर्स में अपने ज्ञान को बढ़ाने में रुचि है। और अगर आपके पास समय है और संसाधन है कि आप अपनी पढ़ाइयों को कंटिन्यू करते रहें और हायर एजुकेशन तक कम से कम MA और उसके साथ B.Ed या M.Ed या PhD, अगर आप ये सब पढ़ाइयाँ कर सकते हैं, इतनी रुचि आप किसी एक विषय में रखते हैं तो ग्रेजुएशन जरूर करना चाहिए। बाकियों को ग्रेजुएशन वाले विकल्प के बारे में थोड़ा सोच समझ के जाना चाहिए क्योंकि उसका आप लाभ नहीं ले पाएंगे। अगला ऑप्शन हमारे पास है प्रोफेशनल कुछ कोर्सेज होते हैं जैसे BCA या इंजीनियरिंग डिप्लोमा या आप B फार्मा करना चाहें, ये कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। अगर आपने 10 प्लस 2 साल की ITI की हुई है या 12 और 1 साल की ITI भी की हुई है, 2 वर्ष की ITI की है, तो आपकी इन कोर्सेज को करने की पात्रता तो है, पर ये कोर्सेज आप सिर्फ तब करें अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में आपका हाथ बड़ा मजबूत है। ऐसा नहीं है कि वो कोर्सेज को हम आपको हिंदी में नहीं सिखा सकते या हिंदी में नहीं बता सकते, आपको समझा नहीं सकते, पर ये लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8 इनके कोर्सेज होते हैं। ये एजुकेशन हमारा जो एक पूरा एक स्ट्रक्चर है उसमें ये लेवल 6 से लेवल 8 के बीच में कोर्सेज होते हैं। और इन कोर्सेज को करने के बाद आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप रिपोर्ट्स बनाएंगे, ईमेल्स करेंगे, कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे, सेमिनार्स में जाएंगे, दूसरी कंपनीज में जाएंगे, ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, और इन सब चीज़ों के लिए आपको कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, वरना आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ वो छात्र ITI पास करने के बाद इन कोर्सेज की तरफ जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी कमांड है और आप टेक्नोलॉजी को पसंद भी करते हैं, नई चीज़ें सीखना पसंद करते हैं और बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और आपका इंटरेस्ट है उसमें। इंटरेस्ट तो बार बार आएगा ना। अगला ऑप्शन हमारा आता है साहब CTI, हम इसको पॉपुलरली कहते हैं, जो किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग, जैसे रेगुलर कोर्सेज के लिए B.Ed की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है किसी संस्थान में, ऐसे ही टेक्निकल संस्थानों में हमारे जो टीचर्स होते हैं वो CTI क्वालिफाइड होने चाहिए। और देश भर में बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट वालों को IT/OTs कहते हैं, बहुत सारे संस्थान हैं जो इन ट्रेनिंग्स को दे रहे हैं। मैं प्रीफर करूँगा आप गवर्नमेंट का जो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको दें जरूर अगले साल। अब इस साल का तो निकल गया, लेकिन अगले साल आप जरूर दें। गवर्नमेंट के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें खर्चा बहुत कम है। देखिए, जब तक आप ITI कर रहे थे, ITI अगर आप प्राइवेट सेक्टर से भी करें तो 18,000 रुपये के आसपास ये खर्चा होता है, लेकिन अगर हम CTI की बात कर रहे हैं तो ये खर्चा 1 साल का लगभग 60,000 रुपये होगा, और आपको कहीं अपने शहर से दूर जाके करना पड़ेगा, तो खाने पीने और रहने का भी खर्चा होगा। गवर्नमेंट अगर NSTI से आप ये करते हैं कोर्सेज तो आपका लगभग 1 साल का खर्चा, जिसमें पढ़ाई भी है, हॉस्टल में रहना भी है और खाना भी है, कुल मिला के लगभग 25 से 1,000 रुपये के बीच में आ जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि खाना भी इसमें शामिल है ना। तो अगर आप 85% और 90% से ऊपर वाले हैं तो CTI करने की डेफिनेटली बहुत सीरियसली इस ऑप्शन को सोचना। और जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो किसी अच्छे IT/OT से भी CTI कर सकते हैं अगर आपका गवर्नमेंट में नंबर नहीं आता है। जिनकी भी ITI पूरी हो गई है, आप सभी CTI के ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं, पर मेरा मन ये कहता है कि विशेषतर वो जिनको 85% से ऊपर स्कोर करा है, क्योंकि ये एक इंडिकेटर इस बात का कि इस ट्रेड में और इस सब्जेक्ट में आपका एक इंक्लिनेशन है, मतलब आपकी एक रुचि दिखाई दी है, तो आप इस ऑप्शन को ज़रूर करें। इस पे भी अवसर हैं क्योंकि टीचर्स की कमी आने वाले समय में बढ़ती चली जाएगी। पर CTI करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। जो आपकी ट्रेड है उस ट्रेड की कोई ITI आपके घर के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि आपको तुरंत गवर्नमेंट में जॉब नहीं मिलती है। 3-4 साल का एक्सपीरियंस उन्हें चाहिए होता है। वो एक्सपीरियंस आप कहाँ से लेंगे ये अपने नज़र में जरूर रखना। सिर्फ CTI ऐसे ही आँख मीच के मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे करने की ज़रूरत नहीं है। उस 3 साल में आपको वो वर्क एक्सपीरियंस लेना होगा, क्योंकि अगर आप कुछ और करते रहे और आपने सिर्फ सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करी तो आपका डेवलपमेंट कहाँ हुआ है एज अ टीचर? फिर तो हम वहीं घूम कर आ गए। हमें अच्छे टीचर की, यूनिक और जो सबसे अलग हो, ऐसे टीचर्स की हमेशा समाज में ज़रूरत रहती है। तो आप इस ऑप्शन को अवश्य अपने बास्केट में रखें कि ये भी मेरे पास एक विकल्प है।
अगली बात करेंगे अप्रेंटिसशिप की। अप्रेंटिसशिप ITI के बाद, इंजीनियरिंग के बाद, डिप्लोमा के बाद, इवन 10th के बाद आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। उसके लिए अनिवार्य है कि आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करवाएं, और बहुत आसान होता है। कैंडिडेट रजिस्टर, वहाँ पर एक टैब है, अप्रेंटिसशिप पोर्टल आप लिखेंगे गूगल पे, आपको वो साइट दिख जाएगी। उस साइट को आप खोलेंगे तो वहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपका नाम, पिताजी का नाम, ये सब मांगेंगे, वरना और बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे होंगी, आप उसको देखकर उसके अनुसार अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप वही कर सकता है जिसका अप्रेंटिस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगा, और वही कंपनी करवा सकती है जो रजिस्टर्ड होगी अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? ITI करने के बाद आप अर्धकुशल कारीगर हैं, टेक्नीशियन हैं। अप्रेंटिस करने के बाद आप कुशल कारीगर की श्रेणी में आते हैं, और ये आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है। दूसरा आपको फ़ायदा ये है कि आपको अप्रेंटिस करते हुए 8 घंटे की जॉब करना, और उसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलता है ना। आपको एक आदत आती है, एक व्यावसायिक जीवन की में ढलने की आपको एक आदत बनती है। तो ये 2 फायदे आपको बहुत, आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। कंपनी को क्या फ़ायदा है? कंपनी को अप्रेंटिस करवाने में ये फ़ायदा है कि उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, उसके बाद आपको रखें या नहीं रखें उनकी कोई बाध्यता नहीं है। तो दोनों का फ़ायदा है। फिर भी कंपनी बहुत रिलैक्टेंट रहती है, आई नो। प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनी आमतौर पर अप्रेंटिस करवाने में बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाती हैं, इसलिए बच्चे बहुत सारे परेशान हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक भ्रांति भी है जिसको मैं दूर करना चाहता हूँ। आपने ऐसा सुना होगा कि कुछ कंपनीज अप्रेंटिस मांगती हैं कि ITI प्लस अप्रेंटिस हो तभी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। आपने कभी ऐसा देखा है कोई एडवर्टीजमेंट? ITI NCVT की होनी चाहिए, ये तो मैंने देखा है। उसके साथ 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी मैंने देखा है। लेकिन ITI प्लस अप्रेंटिसशिप अनिवार्य हो, ऐसा मैंने कभी किसी जॉब में अब तक नहीं देखा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में लिखना। हाँ, ऐसा हो सकता है, मान लीजिए रेलवेज है और रेलवे की कोई वैकेंसीज निकली हैं और वो कोई वेटेज देना चाह रहे हैं उन छात्रों को जिन्होंने अप्रेंटिस रेलवे में की है। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि आप रेलवे डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं, आपको वहाँ के कार्यों के बारे में, मशीनों के बारे में, जॉब्स के बारे में मालूम है। तो आपको जॉब पे रखना उनके लिए एक एडवांटेज होता है। तो वो एक वेटेज दे देते हैं कि ताकि वो बच्चों का सिलेक्शन हो सके जो रेलवेज में अप्रेंटिस कर चुके हैं। ये तो बात समझ में आ रही है। पर कोई कंपनी ये कह दे कि कहीं भी से भी हो लेकिन अप्रेंटिस होना अनिवार्य हो, ऐसा नहीं है। अप्रेंटिस भी आपका एक वर्क एक्सपीरियंस है। आप उसको प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं या किसी कंपनी में कर रहे हैं तो आप अप्लाई करने में आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है तो, फ्रेशर्स मांगे हैं तो खाली ITI के सर्टिफिकेट पे भी आपको जॉब मिल सकती है। जितनी अप्रेंटिस की सीट्स हैं उसके तो कई 100 गुना ज़्यादा बच्चे ITI पास करके निकल रहे हैं और पिछले साल के भी पेंडिंग है। तो सबको तो अप्रेंटिस का मौका नहीं मिलेगा, पर अगर आपको अप्रेंटिस का मौका मिल रहा है तो आप जरूर करें। आपकी जो पे स्केल है, 1 साल की अप्रेंटिस होती है, लगभग 7,500 रुपये के आसपास आपको स्टाइपेंड हर महीने मिल जाएगा। उसमें कुछ % गवर्नमेंट आपके डायरेक्ट खाते में डाल देंगी और कुछ आपको वो डिपार्टमेंट या वो कंपनी दे देगी जो आपके रिक्रूट कर रही है। तो अप्रेंटिस का ऑप्शन डेफिनेटली येस है, पर उसके लिए सबसे पहले आपको अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्टर करवाएं। वहाँ पर सारी कंपनीज के नाम हैं, अपॉर्चुनिटीज सारी हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों, सब अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपको मिलेगी। आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। लेकिन सर्टिफिकेट आने के बाद, जो इसी साल पास आउट हुए हैं, थोड़ा सा इंतजार करो, बहुत ज़्यादा तेज भागने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अधिकतर सरकारी जॉब से पहले एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें आपके ट्रेड के क्वेश्चंस के अलावा कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जिसमें रीजनिंग, लॉजिक और जनरल साइंस, अर्थमेटिक्स, GK, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड होते हैं। और आपको एक कोचिंग करने से एक आइडिया मिल जाता है कि किस किस तरीके के सवाल आएंगे। नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन जो बात रॉन्ग है वो भी मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये, कोचिंग कितने समय की करेंगे। कुछ छात्रों को मैं देखता हूँ 2-2 साल तक कोचिंग कर रहे हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट मार रहे हैं सब। 2 साल बहुत कीमती हैं भाई। और आप इस कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आप पहले तो ये निर्धारित करें कि 3 से 6 महीने तक की कोचिंग सफिशिएंट होती है एक एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, अपनी एक तैयारी करने के लिए। इससे ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो या तो आपका रुचि नहीं है और या फिर जिससे आप पढ़ रहे हैं वो अपात्र है। बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ। और यहाँ पर एक सवाल मैं और उठाना चाहता हूँ। जो लोग कोचिंग करवा रहे हैं उनमें से अधिकतर वो लोग हैं जो खुद प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। मतलब वो आपको ये बता रहे हैं कि हम आपको उस क्षेत्र की तैयारी करवाएंगे जिसमें हम खुद कार्यरत नहीं हैं। उससे अच्छा होता कि वो आपको बताएं कि एक प्राइवेट कोचिंग खोल के क्या फ़ायदा होता है और उसको कैसे करवाई जाती है। बहुत आसान होता है। देखिए, कोचिंग करवाना इतना मुश्किल नहीं है। आप एक किताब उठा के लाएं, 20 क्वेश्चन तैयार करवा के लाएं और 2 घंटे में आप उन बच्चों को एक्सप्लेन कर दें। उसका सॉल्यूशन भी उस किताब में लिखा हुआ है। तो जो खुद उस क्षेत्र में नहीं है वो तो अपात्र हो जाते हैं आपको कोचिंग करवाने के लिए। पर फिर भी मैं ये मानता हूँ सीखने सिखाने के लिए कोई मतलब ऐसा नहीं हमें मानना चाहिए। जो भी आपके रिसोर्सेज में और घर के करीब है, आप उस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं 3 से 6 महीने के लिए।
पर टाइमिंग क्या होनी चाहिए? टाइमिंग ये होनी चाहिए कि या तो आपको वो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में वो बैचेस चलने चाहिए, मतलब 8 बजे तक वो कोचिंग खत्म हो जानी चाहिए, 2 घंटे सुबह 8 बजे से पहले पहले, या शाम के 5 बजे के बाद वो कोचिंग होनी चाहिए। वो सरकारी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं दे रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। आपको वो 12 बजे के आसपास कोचिंग और 4 बजे के आसपास कोचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उस 2 घंटे की कोचिंग के चक्कर में पूरा दिन आपका खराब होता है। तो आपको जंग नहीं लगा सकते, वो पूरे दिन में आपने सिर्फ 2 घंटे की कोचिंग करी, ये आप तैयारी कर रहे हैं, इससे तो आप खराब हो रहे हैं। कोचिंग 3 से 6 महीने की, और वो प्राइवेट सेक्टर में उनको आप ग्राहक हैं, प्राइवेट सेक्टर बड़ा पावरफुल होता है, ग्राहक की बात मानी जाएगी। आप उनसे कहें कि आपका कोचिंग का जो टाइम है वो या तो मॉर्निंग में रखें, जो दिन के व्यावसायिक जीवन के शुरू जो दिन होता है हमारा, जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनसे पहले रखें या उनके बाद रखें, क्योंकि उनके ऊपर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि उनको भी उसी वर्किंग आवर्स में ये ट्यूशन देना है या ये कोचिंग देनी है। अदरवाइज मुझे कोचिंग से कोई आपत्ति नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसको एक टाइम फ्रेम में रख के आएँ। स्मार्ट गोल लिखा हुआ है ना, आप गोल सेट करें कि 6 महीने मैक्सिमम मैं इन कोचिंग को करूँगा, और उसके जितने भी तरीके और नियम हैं और अपनी प्रैक्टिस है वो इस 6 महीने में अपनी पूरी कर लूँगा। तो आप कोचिंग कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब बात करते हैं, अगला ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब। हाँ, वही तो है मेन। हर आदमी तो आपको ये बताने पे तुल गया कि साहब रेलवे में बहुत सारी भर्तियां हैं, DRDO में बहुत सारी भर्तियां हैं, BHL में बहुत सारी भर्तियां हैं, एरोनॉटिकल्स इंजीनियर्स इंडिया में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में बहुत सारी भर्तियां हैं। पर एक बात जो आपको कोई नहीं बताता वो मैं बता रहा हूँ, और ये फैक्ट है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है। ये रिपोर्ट अभी जुलाई में पब्लिश हुई है और लगभग देश के सभी प्रमुख अखबारों में ये छपी है, पर हम जो तैयारी करवा रहे हैं हम में से किसी ने आपको ये नहीं बताया। पिछले 7 सालों में, यानी कि 2014 से 2021 तक लगभग 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए, और सिलेक्शन हुआ है 7,22,000 लोगों का। जिनकी गणित कमज़ोर है उनके लिए मैं कैलकुलेशन आसान करके बताता हूँ। 300 लोगों पे एक बंदे को जॉब मिली है, 300 लोगों ने अप्लाई किया तो एक बंदे का उसमें सिलेक्शन हुआ है, ये एवरेज निकल रहा है। बाकी 299, चलिए इसको थोड़ा सा और आसान बना देते हैं। ये तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की होंगी, है ना, और कुछ संविदा पे भी रखे जाते हैं, हो सकता है वो इसमें इंक्लूड ना हुए हों। हम ये मान के चलते हैं कि ये 300 पे एक ना होके 300 पे 10 है, 15 है, 20 है। अगर 20 भी है तो बाकी 280 वो छात्र सारे ही सारे, अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब के लिए अपने सपने बुन रहे हैं बिना ये जाने कि हमारी रुचि थी, हमारी तैयारी है नहीं है, बस बुन रहे हैं। और ये बात वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो 2018 से पहले वाले हैं, जिनकी उम्मीदें लगभग ख़त्म होती जा रही है। हमारे पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इसके अलावा तो हमने कोई सपना ही नहीं देखा था। ये ना करें आप, ये गलती ना करें। गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब बुरी नहीं होती है, लेकिन हम आपको ये एक तरफा उसको धकेल नहीं सकते हैं, ये भेड़ चाल गलत है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लिए हमने तैयारी नहीं करी, जॉब सिक्योरिटी और अच्छी सैलरी इन दोनों की बात की चर्चा कर लेता हूँ। जॉब सिक्योरिटी हम किसको कहते हैं? क्या इसको हम जॉब सिक्योरिटी कहते हैं कि हमें कुछ काम आता हो या ना आता हो हमें कोई निकाल नहीं सकता? ये जॉब सिक्योरिटी है, इसका तो फायदा नहीं हुआ, हमारे देश को नुकसान हो गया है, इसीलिए तो ये जॉब्स कम निकल रही हैं। अभी आगे इसकी चर्चा करूँगा। रही बात पैसे ज़्यादा होने की, तो ज़रा नज़र खोल के देखें, इस दुनिया के जितने अमीर लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है? अच्छा ठीक है, ओके। तो आप कहें सर ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना भाई, उनको जॉब निकालना उनकी बिल्कुल है, उनसे सवाल हमेशा से पूछा जा रहा था, अब भी पूछा जा रहा है, आगे भी पूछा जाएगा। किसी को क्लीन चिट नहीं मिल रही है। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। एक सवाल तो उनसे भी बनता है ना जो गवर्नमेंट जॉब में है। आपको पब्लिक फंड से बिल्डिंग बनाई, आपको मशीन्स ला के दी, सारे इक्विपमेंट्स दिए, आपको रहने के घर भी दिए, और आपको बॉन्डेड कस्टमर दिए जो आपके अलावा उनके पास विकल्प ही नहीं था कि ये सर्विस किसी और से खरीद सके। आप अपने खर्चे भी नहीं निकाल पाए इतने सालों तक, अपनी सैलरीज तो निकाल लेते। साल दर साल ये घाटा बढ़ता कैसे जा रहा है? 2,500 करोड़, 2,000 करोड़ एक एक कंपनी में, है ना, कुछ तो वजह रही होगी। तो एक सवाल तो उनसे भी बनता है ना, उनसे क्यों नहीं पूछेंगे वो सवाल? क्यों आपने अपनी प्रोडक्टिविटी क्वालिटी को ऐसा नहीं किया, और क्यों आपने ग्राहक को ग्राहक नहीं समझा? अगर आपने अपने आप को भगवान समझ लिया कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, अब मेरी कोई जॉब नहीं निकाल सकता, और आप ग्राहक की सेटिस्फेक्शन के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, तो मार्केट फोर्सेस काम करती हैं, सरकारें काम नहीं करती। फिर मार्केट फोर्सेस काम करती हैं और ग्राहक प्राइवेट सेक्टर की तरफ भाग जाएगा। अगर ज़रूरत है तो प्राइवेट सेक्टर में ये सप्लाई और डिमांड पे चलता है, प्राइवेट सेक्टर में लोग बाग आएंगे वो आपको फैसिलिटीज़ देने के लिए।
फिर आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और फिर आप घाटे में चले जाएंगे और फिर आखिर में जाके वो जॉब्स कम होने लगती हैं। और ये निकट भविष्य में मुझे सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है बच्चों। इसमें किसी सरकार को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं उनको वो फैक्टर मान रहा हूँ जिसके ऊपर सारी की सारी हम गलतियाँ थोप दें। कुछ गलतियाँ हमारी भी रही हैं, कुछ गलतियाँ आपकी भी रही हैं और कुछ गलतियाँ आपसे पहले पास आउट वाले टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स और मैनेजर्स की भी रही हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में जिन्होंने ये हाल कर दिया। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर शुरू होता था तब जब ग्राहक आपके अलावा कहीं से ले ही नहीं सकता है। शुरुआत वहाँ से होती है गवर्नमेंट सेक्टर में कि आपको एक ग्राहक भी दिए जाते हैं कि ये ग्राहक आपके अलावा और कहीं से नहीं लेंगे। और वो समय ऐसा था कि जब इनकमिंग पे भी पैसे लगते थे, आउटगोइंग पे भी पैसे लगते थे। आप तब भी अपने खर्चे नहीं निकाल पाए इतने साल बाद, अपने कस्टमर्स को बांध के नहीं रख पाए कि वो प्राइवेट सेक्टर में ना जाए। ये सवाल भी तो उठता है ना। मेरा मकसद यही रहता है कि मैं तस्वीर के सारे पहलू आप लोगों को बता दूँ। सो गवर्नमेंट सेक्टर के मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, आप तैयारी करें। मैं खुद कह रहा हूँ कि आप 3 से 6 महीने तक की तैयारी कर सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं अपने आप को किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और एंट्रेंस एग्जाम तो आप सब दिया करें, एक अनुभव होता है बहुत अच्छा। सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन बिना तैयारी के देंगे या गलत नज़रिए से देंगे तो होता क्या है, हमारा आत्मविश्वास टूटता चला जाता है। और जो पुराने पास आउट बच्चे हैं जो इस समय मेरी वीडियो को देख के अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे, ये वीडियो सबके लिए नहीं है भाई, और ना मैं किसी चीज़ को जनरलाइज कर रहा हूँ। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, सब जगह होते हैं। मैं किसी को जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, पर ये भी सच्चाई है जिसको नकारा नहीं जा सकता। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जो पुराने पास आउट बच्चे हैं और अभी भी परेशान हैं, उन्होंने तो फॉर्म भरने भी बंद कर दिए होंगे, हिम्मत यहाँ तक टूट गई होगी। पर घबराने की बात नहीं है। आपको किसी एक नए कौशल को सीखने में कितना दिन लगने वाले हैं? 1 महीना, कम से कम 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद वो कौशल हमारा होगा और सारी ज़िंदगी भर हम उस कौशल के ऊपर बिल्डअप करते जाएंगे। बदलाव तो हमेशा होता रहेगा, सीखते तो हम हमेशा रहेंगे, लेकिन एक आधार हमें मिल जाता है और उसके बाद फिर वो हमारी व्यावसायिक जीवन शुरू होता है। किसी का 1 साल बाद शुरू हो जाएगा, किसी का 2 साल बाद शुरू हो जाएगा, किसी का 2 महीने बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन शुरू सबका होगा। और कुछ सालों बाद हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे। कोई बहुत ज़्यादा आगे पीछे वाला मामला नहीं होता है। आप कहें कि सर गवर्नमेंट जॉब, ठीक है आप बात सही कह रहे हैं, पर प्राइवेट जॉब मिलती कहाँ है? आपने ट्राई किया? हाँ सर ट्राई किया। रेज्यूमे है आपके पास, वो तो बन जाएगा सर। आपका रेज्यूमे बना नहीं, आपको भी ये तरीके नहीं पता कि जॉब को प्राप्त कैसे किया जाए। अभी बिल्कुल रॉ हैं आपको बहुत सारे अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे, तब आपको वो सम्मान और पैसा मिलेगा जो प्राइवेट सेक्टर में मिलता है गवर्नमेंट से ज़्यादा। इस बात को कोई नहीं बताता है, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं वो वाली बातें बताता हूँ कि मेरा अनुभव ये है कि अधिकतर उन लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है जो प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत होते हैं ऑलरेडी। उनकी गवर्नमेंट जॉब लगनी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें अपनी ट्रेड की समझ में आ चुकी होती हैं। अब आता है ऑप्शन प्राइवेट जॉब का। जिनको कुछ और समझ नहीं आ रहा है, गो फॉर इट। प्राइवेट जॉब, आपका कौशल बढ़ेगा और ज़्यादा 1 साल की बात है और कम से कम 1 महीने की बात है। इस दौरान तो आपको लगेगा ही। आप कहें सर कर लेंगे, चलो ठीक है, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कर लेते हैं। तनख्वाह कितनी मिलेगी? उत्पीड़न बहुत होता है सर, तनख्वाह तो मिलती नहीं वहाँ पर। आपको आता क्या है? वो कौन सा कौशल है आपके पास जो आप मार्केट कर सकें? अगर आपके पास कौशल है, देखो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि आज मैं शाम को घर आऊँगा तो 250 रुपये कमा कर आऊँगा, तो यकीन मानना वो 250 रुपये कमा कर आता है। पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको कुछ देना होगा। अभी तो 8 घंटे खड़े होकर काम करने का आपको सिर्फ सपना ही सपना है। आपको मालूम नहीं है कि वो व्यावसायिक जीवन टेस्टिंग होता है, थोड़ा आपको टेस्ट करा जाएगा। फिर धीरे धीरे हम उसके आदी हो जाते हैं और हमें आदत हो जाती है और हम खुश, मतलब हम फिर बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं अपनी। पैसा भी आएगा, सम्मान भी मिलेगा, हमारी जिम्मेदारियाँ भी पूरी होंगी। वो सारी चीज़ें तब होंगी जब हम प्रयास करना शुरू करें, अपना विजन सेट करें, अपना गोल सेट करें, वो सेट करें जो आपकी रीच में हो, जो आपको रिवॉर्डिंग लग रहे हो, एक स्पेसिफिक टाइम में आप उनको अचीव कर सकें। स्मार्ट गोल बनाए ना, आपके इंटरेस्ट में आ रहा हो, ये है इंपॉर्टेंट। आपको अपने कौशल पे ध्यान करना पड़ेगा। तो फिर सर ये बता दीजिए प्राइवेट जॉब कैसे ली जाए, हमें तो नहीं मिल रही है। ओके, सबसे पहले एक रेज्यूमे बनाएं और वो रेज्यूमे में आप लिखें उन चीज़ों को। वो कंप्यूटर में जो रेज्यूमे बना रहा है उसकी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, वो तो कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा है। पहला लाइन लिखी आती है करियर ऑब्जेक्टिव, आई वॉन्ट टू वर्क in an organization where I can utilize my professional and technical skills to the best optimum level to benefit the company and myself। क्या लिख दिया भाई? ऑप्टिमाइजेशन का आपको मतलब नहीं पता, टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स नदारद हैं। क्या लिख रहे हैं हम? एक रेज्यूम बनाएं, ऐसी बातें उसमें लिखें जो आप बता सकें। उसके लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा, ठीक है? आप वाकई वैसे हों जो आप दुनिया को बता सकें और आपको पसंद किया जा सके। तो आप एक रेज्यूम बनाएं पहले,
दूसरा, आपके घर के जो सबसे करीब ऐसी कंपनी है, ऐसी कोई वर्कशॉप है या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी है या बड़ी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें आपकी ट्रेड का काम होता हो। ऐसा ना हो कि आपने इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है और आपको लगा दिया पैकिंग में, वो नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन हो तो चाहे हेल्पर, आप इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में ही बन के हेल्पर के तौर पे काम करें। तनख्वाह हो सकता है आपको शुरुआत में इसलिए कम मिलेगी क्योंकि आपके पास वो कौशल नहीं है। पहली जॉब लेने में ही दिक्कत आती है, उस दौरान चाहे आप उसको अप्रेंटिस कह लीजिए, हेल्पर ही कह लीजिए, अपने ट्रेड में रहना, लेकिन 1 साल के अंदर आप उन स्किल्स को, हार्ड स्किल्स को सीख जाएंगे और साथ साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स को भी आप बेहतर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे सीनियर से आपको बात करना होगा। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से बात करनी चाहिए, कब बात करनी चाहिए। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीफोन पे या साक्षात्कार में कैसे बात करनी चाहिए, फॉर्मल होना क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, वहाँ पर पूरे उस वर्क कल्चर में आप सीख जाएंगे। 1 साल की बात है। तो दूसरा काम आपको क्या करना है रेज्यूमे बनाने के बाद, अपने घर के बिल्कुल आसपास जो सबसे करीब हो, ताकि इसलिए क्योंकि खर्चे कम हो सकें और आप रोजाना शाम को अपने घर वापस आ सकें। आप किसी कंपनी को ज्वाइन करें, उसको अप्रोच करें, चाहे आपको 10 बार जाना पड़े। आप एक रेज्यूमे लेके जाएं और बिल्कुल सिंसियरली आप उनको बताएं कि मैंने ITI कर ली है और अभी मुझे लगता है कि मेरा कौशल उस स्तर पे नहीं है, मुझे आप एक मौका दें। और अगर आपको वो मौका मिलता है तो उस कंपनी के लिए काम करें, ईमानदारी के साथ काम करें, एथिक्स के साथ काम करें। तो दूसरा काम आपको ये करना है। आप मेरी सलाह मानेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और तीसरा आपको काम करना है, अपने फॉर्मल तरीकों को सुधारना है। फॉर्मल तरीकों में आपका व्यवहार आता है, आपका पहनावा आता है, आपकी बातचीत करने का ढंग आता है, बातचीत में साक्षात्कार के समय भी और टेलीफोन पर भी। टेलीफोन पर तो आप ऐसे बात करते हैं फ़ोन मिला के कि सर वो इंटरव्यू दिया था, कब आऊँ। आपका अकेला इंटरव्यू नहीं हुआ था सर, बहुत सारे लोगों का हुआ हो सकता है। आप अपना नाम बताएं, परिचय बताएं, विषय बताएं, किस बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद अपनी बात कहनी शुरू करें। फॉर्मल तरीके सीखें, टाइमिंग देखें, आप किस वक्त बात कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से पहले आपने फ़ोन मिला दिया, वो अपने काम करने के लिए ऑफिस में आए हैं, एक एक इंडिविजुअल की बात को सॉल्व करने नहीं आए। आप टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखें। फॉर्मल तरीके, आप मैसेज लिख के छोड़ सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि आप कॉल कर दें। सो ये तरीके आपको सीखने पड़ेंगे और नहीं सीखेंगे तो सिखा दिए जाएंगे। उसके लिए तैयार रहना। तैयार नहीं रहोगे तो अल्टीमेटली वो नुकसान आपका होगा, ठीक है। और प्राइवेट जॉब के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को मेंटली तैयार करें। गवर्नमेंट जॉब के लिए हो सकता है आपको अपने शहर से बहुत दूर जाना पड़े, उसके लिए मेंटली तैयार करें। 8 घंटे की ड्यूटी करने के लिए अपने आप को मेंटली तैयार करें। सो ये तैयारी साथ साथ चलती रहे। और मुझे लगता है कि अगर आप बिल्कुल सही नीयत से और एक ट्रेनी के नज़रिए से अगर किसी कंपनी को अप्रोच करेंगे, 3-4 कंपनियों में जाने के बाद आपको वो मौका जरूर मिल जाएगा। और पहली जॉब पाने में ही दिक्कत होती है, उसके बाद चीज़ें आसान होने लगती हैं। सिर्फ पहली जॉब पाने में दिक्कत है, उसके बाद तो दरवाजे खुलने लगते हैं, आपको चलना आ जाता है, तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं होती। अप्रेंटिस और प्राइवेट जॉब, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ कुछ कंपनीज ये चाहती हैं कि जिन्होंने अप्रेंटिस मेरी कंपनीज में ही कर रखी है, उनको हम एडवांटेज दे दें और उनको कुछ वेटेज दे दें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 1 साल के बाद जब आप वो एक हीरे बन जाएंगे, मतलब आप में शेप आनी शुरू हो जाएगी, तो वो शेप आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी को दिखाई देगी और वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो आपका सम्मान और पैसा बढ़ा देगा जो आप चाहते हैं। अगर उनको नहीं दिखाई दे रही है और आपको लगता है कि यहाँ पर आपके इस कौशल का जो आपने अपने अंदर उत्पन्न किया है उसका यहाँ पर आपको सही मेहनताना नहीं मिल रहा है, तो आपको पसंद करने वाले बाहर बहुत मिल जाएंगे अगर वाकई वो आप कौशल डेवलप कर चुके हैं। प्लेसमेंट कंसल्टेंट अगर उनकी मदद ले रहे हैं तो वो अच्छे होने चाहिए, रेपुटेड होने चाहिए, बड़े नाम होने चाहिए और जिनके कंपनीज ने जिनके ऊपर अपना भरोसा जताया हो कि हमारी तरफ से आप रिक्रूटमेंट करें। हर कोई आदमी अपने आप को प्लेसमेंट कंसल्टेंट करके और बच्चों का उत्पीड़न करने लगे, वो सही नहीं है, उससे आप बचें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जॉब नहीं लगवाते, आपने ITI से इलेक्ट्रीशियन से करिए, ITI आपको जॉब लगवा देंगे, वो आपको पैकिंग में या पता नहीं किस चीज़ में जिसका आपकी डेट से कोई संबंध नहीं है, तो उनसे बचें और अपने रास्ते को, उसकी दिशा सही रखें। ऐसा ना हो कि आपने कौशल 2 साल इन्वेस्ट करे किसी और ट्रेड में और अब आप सीख रहे हैं माली का काम, ये सब ना करें। विदेश जाना, उसके लिए भी आपको इंग्लिश और टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि विदेश में अच्छे देशों में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या मिडिल ईस्ट, वो भी बहुत अमीर देश हैं, वहाँ पर बहुत पैसा है और वो टेक्नीशियंस की उनको ज़रूरत भी होती है। पर उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी पे, वो MIS सिस्टम पे काम होता है वहाँ पर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो कंप्यूटर पे काम करें, टेक्नोलॉजी पे काम करें, रियल टाइम में कैसे इंफॉर्मेशन को इधर से उधर करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, MIS सिस्टम, इस पर आप काम करें तो विदेश में भी बहुत अच्छे अवसर आपको मिल जाएंगे। हर ट्रेड की वहाँ पर ज़रूरत होती है,
इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, पेंटर, कुकिंग, स्टिचिंग, हर चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन आपको अपनी इंग्लिश और टेक्नोलॉजी पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, पर ये अवसर भी आप लोगों के पास हैं। और सबसे आखिर में मेरी सबसे मनपसंद सलाह, जैसा मैंने आपको बताया, हम आपको वही सलाह दे सकते हैं ना जो मैं खुद हूँ। तो मेरी मनपसंद सलाह ये है आपके लिए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचें, स्वरोजगार। आप क्या साहब माफ़ करो, पैसे ना हमारे पास, कहाँ से पैसों के बिना आप कौन सा हमें अपना काम शुरू करवाएंगे? उसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। किसने कहा आपको? चलिए मैं बताता हूँ। उसके लिए सिर्फ हार्ड स्किल्स की ज़रूरत है, सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत है। अपना व्यवहार सही रखें, कस्टमर से इंटरेक्शन कैसे करते हैं, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए कैसे काम करते हैं, नैतिकता, क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, जो भी आपके कोर्स में था उनको बढ़ाओ अपने अंदर। आपके फिर क्या हो जाएगा? पैसा कहाँ से आएगा? कैसे कमाएंगे पैसा? ठीक है, आप किसी के साथ रहकर फ्री में भी चाहें, एसी की सर्विस करना सीख जाओ, मिक्सी ठीक करना सीख जाओ, वॉशिंग मशीन ठीक करना सीख जाओ। उसके बाद अपने कस्टमर बेस को बढ़ाओ। आपको मौका मिला, किसी का एसी की रिपेयर होनी है, सर्विस होनी है, आप गए वहाँ पर, और अगर आप में वो इस कौशल है, आप गए, आपने वो सर्विस करी, और उसके लिए कितने रुपए की इक्विपमेंट की ज़रूरत है? ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये के इक्विपमेंट में सारी चीज़ें आ जाएंगी। वो आपने एसी की सर्विस करी, कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 500 रुपये, और समय कितना लगता है? 1 घंटा, 2 घंटा। अगर आपने 3 कॉल भी करी दिन में तो 1500 रुपये दिन के, 30 दिन, उसमें छुट्टी कुछ नहीं है। शहर रोजगार में छुट्टी तो होती नहीं ना। तो 30 दिन के कितने हो गए दोस्तों? 45,000 रुपये। तो इलेक्ट्रीशियन वाले एसी रिपेयर की अपनी बात, अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अपने व्यवहार को ठीक रखें, कस्टमर का ध्यान रखें, तो आपके कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ से फैलते चले जाएंगे। एक कस्टमर दूसरे को बताएगा कि भाई कोई हो तो हमें बताना, हमारे पास एक बहुत अच्छा लगा है, अच्छी सर्विस करके जाता है। फिटर वाले, प्लम्बर क्या होता है? पाइप फिटर ही तो होता है। पेंटर, वेल्डर, इस व्यवसाय को शुरू करने में, सेल्फ एम्प्लॉय अपने आप को करने में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है बच्चों। और फिर धीरे धीरे आप उन पैसों से बाकी अपने आगे के सपने बुन सकते हैं, आगे के गोल सेट कर सकते हैं। ऐसे शुरू किया जा सकता है। पैसा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा, फ्लेक्सिबिलिटी टाइम की गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा। आप किसी की नौकरी नहीं करेंगे, आप अपना काम खुद करेंगे, और उसको आप जितना चाहें उतना बढ़ा लें, और आपके साथ साथ आपका परिवार और आने वाली जनरेशन भी उसको यूज़ करेंगी। जॉब्स को यूज़ नहीं कर सकती हमेशा। हमारी चाहत, इच्छाएं, डिज़ायर्स सिर्फ सपने देखने से साकार नहीं होंगी, हमारे प्रयासों से साकार होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में जितनी मेरी समझ थी, जितना मेरा अनुभव था, और जितना मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए क्या सही रहेगा, वो मैंने उसकी चर्चा करी। आप लोगों को इसको मानने की बाध्यता नहीं है। आपके जो भी कमेंट्स हों या जो भी आपके तर्क हों, पक्ष के या विपक्ष के, आप मुझे कमेंट्स में एक चर्चा के तौर पे कर सकते हैं। अभी हमारा परिवार छोटा है, कितने सब्सक्राइबर हैं? 2500। आपके सभी के कमेंट्स के जवाब मैं अभी तो दे सकता हूँ। तो आप अपने जो भी आपकी परेशानियाँ हैं या सुझाव हैं या सवाल हैं, वो आप अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी ईमानदारी से वो जवाब दूँ जो आपके लिए मुझे लगेगा कि वो सही होंगे, और वो सारे विकल्प भी बताऊँगा, और विकल्पों के दोनों तरफ के पहलू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इस नोट के साथ इस वीडियो को, लंबी हो गई है थोड़ी वीडियो, लेकिन ज़िंदगी का मामला है हमारी, 5 मिनट में या 2 मिनट में देखकर ये वीडियो नहीं हो पाएगी ना, थोड़ी लंबी हो गई, कोई बात नहीं। आपने इसको सुना, धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।